शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला। और आज से रोज अब आपको पहले के मुकाबले 1 घंटे पहले मिड कैप के सारे ट्रेड्स मिलेंगे, खबरें मिलेंगी। तो चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं। और आज हम देखने की बाजार काफी ज्यादा वोलेटाइल है। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में निफ्टी इस वक्त आपको 50 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में एक वक्त तेजी जो थी और 225 अंकों की हो गई थी, लेकिन फिर से जो गेन्स हैं वो 40 अंकों तक सीमित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मिड कैप में करीब 300 अंकों के आसपास का उछाल है अगर हम इंडेक्स की बात करें तो। आज हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव बाइंग हो रही है कंजम्पशन वाले शेयरों में। इसके अलावा रियल एस्टेट में थोड़ा मोमेंटम लौटा है, लेकिन बैंकिंग शेयर अभी भी बाजार को परेशान कर रहे हैं और प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में, क्योंकि मारुति सुजुकी, आयशर, हीरो मोटो ये गिरावट पर कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले जरा मिड कैप का मेगा ट्रेंड क्या है बाजार में, पहले उसको सामने रखेंगे। उसके बाद एक एक करके हम तमाम शेयरों पर चर्चा करेंगे और आपके लिए अब जो बचा हुआ सत्र है उसका भी हम व्यू लेंगे। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पीएन गाडगिल करीब 1.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने 2 नए स्टोर खोलने की घोषणा की है। इसके चलते ये शेयर तेज है। तेजस नेटवर्क्स 1% ऊपर है। बीएसएल ने स्वदेशी 4G लॉन्च किया, इसके चलते शेयर में तेजी हो रही है। और सनटेक रियल्टी करीब 2.5% ऊपर है। इस कंपनी के लिए भी पॉजिटिव न्यूज आई है। ईमान से ब्रांड के लॉन्च का ऐलान किया है, इसके चलते शेयर में तेजी हो रही है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे ये समझते हैं कि जो बचा हुआ सत्र है करीब 4 घंटे के आसपास का, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट हैं मेरे एसेट शेयर खान के कुणाल शाह। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सीधे इंडेक्स के से शुरुआत करते हैं। बताइए निफ्टी को लेकर आपका व्यू क्या होगा, क्योंकि काफी ज्यादा वोलेटाइल है 6 दिनों की गिरावट के बाद। अभी भी स्थिरता के कोई संकेत मिल नहीं रहे हैं। इंडेक्स में कोई ट्रेड लेना है या फिर इंडेक्स को अवॉइड कर दें? गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। सी डेफिनेटली हमने 6 दिन की सेलिंग प्रेशर देखी है निफ्टी में कंटिन्यूस। आज हमने एक इनसाइड बार बनाया है, मतलब जो फ्राइडे का क्लोजिंग था उसके रेंज के अंदर ही हम ओपन हुए और उसके अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो साइडवेज कंसोलिडेशन है। विद इन दिस कंसोलिडेशन फेज भी व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा। जब तक निफ्टी 24,800 नहीं निकालता है तब तक व्यू सेल ऑन राइज है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हर्डल है या रिजेक्शन जोन है। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो है 24,550 500 का, सो वहां तक आने की जगह है। सो 24,800 के स्टॉप लॉस से बेचकर ही काम करिए। जब तक वो नहीं टूटता है तब तक व्यू बेरिश है। नीचे में निफ्टी आपको 24,600 24,550 तक के लेवल्स बता सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी 20 डीएमए से एग्जैक्टली रिजेक्शन मिल रहा है, वो हम सरपास नहीं कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं वीकनेस ही इंडिकेट कर रहा है। 54,200 54,100 के लेवल्स हम दिखा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज मोड पे ही है। 54,700 जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक व्यू बेरिश है। बाउंसेस को यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। हम 54,200 से लेके 54,000 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है, कुणाल का ये व्यू। कुणाल, फिर ये बताइए कि स्टॉक्स में आपकी नजर कहां पर गई है? आई थिंक एक बाय एक सेल आइडिया रहेगा। जो बाय आइडिया रहेगा वो है कैपिटल गुड्स के स्पेस में से एलएनटी। आई थिंक यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। हमने फ्रेश ब्रेकआउट देखा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, और ये जो डिप मिला है मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। 3700 के आसपास करंटली चल रहा है। 3600 का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड पे स्टॉक आपको 3850 3900 तक के लेवल्स बता सकता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। सो एलएनटी पे बाय की सलाह रहेगी। दूसरा काउंटर है जहां पे हमने आज वीकनेस देखी है, कंसोलिडेशन का एक ब्रेकडाउन देखा है, वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर हाई लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, आज हमने ब्रेकडाउन देख लिया स्टॉक में, एंड मुझे लगता है कि वापस फर्दर लोअर लेवल स्टॉक में आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल की सलाह रहेगी। 1105 के आसपास चल रहा है स्पॉट में। 1130 का स्टॉप लॉस रखे। डाउन साइड पे स्टॉक आपको 1080 1050 तक के लेवल्स बता सकता है। सो टाटा कंज्यूमर कोई भी बाउंस मिले उसमें एक सेल की सलाह रहेगी। ठीक है, टाटा कंज्यूमर में सेल की सलाह है। 1080 के टारगेट, 1070 का दूसरा टारगेट, 1130 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन एलएनटी को लेकर बुलिश हैं कुणाल, और एलएनटी के लिए जो टारगेट दे रहे हैं वो है 3850 का, 3900 का, 3600 का स्टॉप लॉस लगा के आपको एलएनटी को ट्रेड करना है। आज हम शेयर में देख रहे हैं कि हालांकि थोड़ी सी कमजोरी है 3700 रुपए के आसपास के प्राइसेस से, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल जो खबरें भी आई हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग आई हैं एलएनटी के लिए। तो एक बाय की कॉल और एक सेल की कॉल है कुणाल की तरफ से। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि मिड कैप में आज कौन से शेयर तेजी वाले हैं और कौन से शेयर गिरने वाले हैं। यहाँ पे बड़ा एक्शन कहाँ पर हो रहा है।
आज हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस शेयरों में मोमेंटम अच्छा है। एचपीसीएल आपको ऊपर दिखाई देगा, पेट्रोनेट एलएनजी में आज तेजी है, बीपीसीएल का शेयर चल रहा है, तो ये तमाम शेयर मजबूती दिखा रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर मेटल में ये शेयर चल रहे हैं। बीएसई का शेयर हमने देखा था कि शुक्रवार को भी थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा था, आज फिर से थोड़ी थोड़ी बाइंग बीएसई के शेयर में आ रही है, तो बीएसई फोकस में है। एनएचपीसी, आईआरईडी, ये तमाम स्टॉक्स आज हम देखने की मोमेंटम दिखा रहे हैं विद इन मिड कैप बास्केट। कुणाल, बीएसई पर एक राय दीजिए, उसके बाद हम ऑयल एंड गैस में भी आपकी पसंद पूछेंगे। बीएसई आपको लगता है कि ये संभल गया, कोई ट्रेड इसमें इनिशिएट करना चाहिए, या फिर अभी थोड़ा रुक के थोड़ा संभल के करें कुछ? आई थिंक अभी भी वेट एंड वॉच है, क्योंकि लार्जर टर्म ट्रेंड अभी भी बेरिश ही है। स्टॉक ने ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, इसके लिए एक रिवर्सल दिखाया है। अभी भी अपने 20 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो है 2196। सो अगर 2200 का लेवल निकालता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे बनेगी। सो करंट लेवल पे कोई व्यू नहीं है, अवॉइड करिए, ट्रेंड अभी भी डाउन साइड पे ही है। ठीक है, ट्रेंड अभी भी डाउनसाइड का है, इसको अवॉइड कीजिए। हालांकि 2% की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं, लेकिन भाव अभी भी 2100 रुपए के नीचे ही बने हुए हैं, और बार बार हम देख रहे हैं कि शेयर ऊपर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि ये वीकली एक्सपायरी का क्या होगा। क्या सेबी वीकली एक्सपायरी को बंद करके इसको फोर्टनाइटली में कन्वर्ट करेगा? पता नहीं, अभी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, इसके चलते शेयर में भी हम काफी ज्यादा उथल पुथल देख रहे हैं। कुणाल, इरडा में हमने देखा कि करीब करीब 4-5 सत्र तक लगातार गिरावट आई थी, हालांकि एक राइज भी बड़ा अच्छा था। आपको लगता है कि गिरावट पर ब्रेक लग गई और नई तेजी यहां से हम कर सकते हैं? इरडा का काउंटर है, वो भी एक ओवरसोल्ड के जोन में चला गया था, जिसके लिए हमने एक टेक्निकल बाउंस देख रहे हैं यहाँ पे। बट कोई भी साइंस नहीं है कि ये खत्म हो चुका है यहाँ पे या बॉटम आउट हो चुका है, और भी कंफर्मेशन चाहिए स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे मैं जो एक इम्पोर्टेंट लेवल या जो एक रिजेक्शन जोन पहले का था 152 का, वो ध्यान में रखना चाहूंगा। अगर 152 निकालता है तो बाय का सजेशन रहेगा, फिर वहां से स्टॉक आपको 160 तक के लेवल्स बता सकता है। सो कंडीशनल बाय रहेगा, अगर 152 निकालता है तो बाय करिए, वहां से 160 तक की रैली आ सकती है। ठीक है, 152 रुपए अगर ऊपर क्रॉस कर ले इरडा, तो ही फिर आपको बाइंग करनी है, अदरवाइज को आप अवॉइड कीजिए। स्पाइसजेट को लेकर एक खबर आ रही है कि दिल्ली मुंबई से थाईलैंड के लिए इन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की है। हालांकि स्पाइसजेट 30 रुपए का शेयर ही गिरते गिरते हो गया, और ये गिरावट लगातार हो रही है। अगर आप पिछले महीने भर का भी चार्ट देखेंगे तो तकरीबन इसमें 18 से 20% के आसपास की नरमी आ गई है। जी हाँ, लगातार फॉल इसमें हम देख रहे हैं, और 52 वीक का जो इसका हाई है वो है 70 रुपए का, तो शेयर आधा होकर उसके नीचे जाकर 30 रुपए के आसपास ये कारोबार कर रहा है। स्पाइसजेट पर भी कुणाल व्यू दीजिए। स्ट्रक्चर तो इसका भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, क्या दूरी बनाए रखें, स्पाइसजेट की सवारी ना करें? आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक स्पाइसजेट से दूरी रही है, कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, करेक्शन काफी शार्प रहा है। अगेन वही इसी स्पेस में से जहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, तो इंडिगो आई थिंक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा। इंडिगो में भी आप करंटली स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ है, तो यहाँ पे करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है 5200 5300 के लेवल तक। बट अगर नीचे के लेवल्स पे आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बनेगी। सो इंडिगो पे फोकस करिए, जो डिमांड जोन है 5200 के आसपास, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिए इंडिगो में। सो 5200 से लेकर 5000 ये एक जोन है। आई थिंक यहाँ पे अच्छी डिमांड वापस आनी चाहिए इंडिगो में, वापस स्टॉक आपको हाई लेवल्स पे 5800 5900 तक के लेवल्स बता सकता है। ठीक है, इंडिगो में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्राइस करेक्शन हुआ है, और 6000 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला था। 6232 इसका 52 वीक का हाई है, और वहां से ये भी थोड़ा सा फॉलिंग जोन में है। लेकिन अगर आप दोनों शेयरों को तुलना करेंगे तो क्लियरली एक एडवांटेज इंटरग्लोब एविएशन के पास हमेशा रहेगा, और वो सिर्फ फंडामेंटल्स में नहीं, वो चार्ट में भी और मैनेजमेंट में भी आपको मजबूती दिखाई देगी। इंटरग्लोब को लेकर ये व्यू। और स्पाइसजेट की अगर हम बात करें तो स्पाइसजेट का जो पिछला क्वार्टर था बड़ा कमजोर गया था। जो घाटा उन्होंने पोस्ट किया था करीब 200-250 करोड़ रुपए के आसपास के घाटा पोस्ट किया था, उसके बाद शेयर में हमने कमजोरी देखी भी थी, और वो कमजोरी लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, थोड़ी देर में कुणाल से हम ये चर्चा करेंगे कि मिड कैप में जो गिरने वाले शेयर हैं, जहां पर आज पिटाई हो रही है, उनमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में कोई सौदा लेना है तो आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को।
यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है और ऑप्शंस की स्ट्रेटजी क्या होगी? सुप्रभात अभिषेक जी। आज के ऑप्शन में हम भारतीय एयरटेल का पुट ऑप्शन रेकमेंड करेंगे। ये स्टॉक अपने नियर टर्म सपोर्ट के पास ही कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर 1900 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। ओवरऑल सेंटीमेंट मुझे बेरिश लग रहे हैं। एमएसआईटी में ऑलरेडी बेरिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है और जो आरएसआई है तो अभी फिलहाल 50 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बट 1900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आरएसआई भी नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। हमें नेक्स्ट मंथ का अक्टूबर मंथ का पुट कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है 1900 का, जो हमें 26-27 के आसपास मिल जाएगा। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 55 रुपीज का। स्टॉप लॉस हमें 13 रुपीज का मेंटेन करना है। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क है वो 6650 रुपीज का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो 13,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़िया है। भारतीय एयरटेल पे हमने देखा था कि ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर आया है। 1950 रुपए से गिरते गिरते ये शेयर अब आ गया है 1900 रुपए के आसपास। तो 1900 वाली पुट खरीदनी है आपको 27 के भाव पर मिलेगी। लक्ष्य 55, स्टॉप लॉस 13 का, और प्रति लॉट के हिसाब से जो आपके गेंस बन जाएंगे अगर आपकी इस पुट में सही दांव बैठ जाता है तो मुनाफा होगा 13,300 का मैक्सिमम, और अधिकतम अगर नुकसान होता है तो अधिकतम नुकसान होगा 6,650 रुपए का। तो उस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। शेयर हम देख रहे हैं कि 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की कमजोरी के साथ फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ गिरने वाले शेयरों पर कुणाल जी से व्यू लेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जारी करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। बाजार में हम देखने की उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हो रहा है और निफ्टी के जो गेंस हैं अब वो ऑलमोस्ट सारे के सारे फिजल आउट हो गए हैं। सपाट कारोबार कर रहा है निफ्टी। कितने 4 अंकों की तेजी है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 44 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी फिसल गया है लाल निशान में 24,650 के आसपास है। यानी कि इंट्राडे में भी जो तेजी आई लोअर लेवल से वो भी सस्टेन नहीं कर पाई, और गिफ्ट निफ्टी एक तरह से छलावा, एक तरह से झांसा दे रहा था। सुबह जब हम देख रहे थे कि 100-125 अंकों की गिरावट पर शुरुआत होने की संकेत मिल रहे थे। ब्रेक से पहले मिड कैप में हम चढ़ने वाले शेयरों की बातचीत कर रहे थे। अब जरा गिरने वाले कुछ शेयरों की बातचीत कर लेते हैं और उन पर कुणाल के व्यू लेते हैं। डिक्सन टेक में आज कमजोरी हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड का शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक फिर से कमजोर है। एम फाइनेंस, अपोलो टायर, प्रीमियर एनर्जीज, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम गिरावट देख रहे हैं। और ओला इलेक्ट्रिक का शेयर हम देख रहे हैं कि ये आ गया है 55 रुपए के नीचे। ओला इलेक्ट्रिक पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार डिक्सन पर व्यू लेते हैं, क्योंकि डिक्सन अगर हम 2 सत्र की बात करें, शुक्रवार और आज मिला के 8% से ज्यादा की गिरावट हो गई है और 16,700 रुपए के नीचे ये शेयर आ गया है। कुणाल, वैसे तो लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, अब इसको मिड कैप में गिने ना गिने, लेकिन आप जरा व्यू जरूर दीजिए। डिक्सन टेक कितना और गिरेगा, और इसका किसी के पास अगर है तो आपके हिसाब से स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टॉक का कंसोलिडेशन कर रहा था हाई लेवल्स पे। फ्राइडे को ही कंफर्मेशन आ गया था जब स्टॉक ने अपना 20 डीएमए तोड़ दिया था वॉल्यूम्स के साथ। सो फॉलो अप सेलिंग प्रेशर आना था जो आज के ट्रेडिंग सेशन में आया है। जो लोअर एंड पे अभी सपोर्ट बनता है स्टॉक को वो है 15,300 के आसपास। तो करंटली 16,700 चल रहा है। सो मुझे लगता है और भी डाउनसाइड की जगह है। 16,000 15,800 तक शॉर्ट टर्म बेसिस पे जा सकता है, और अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो 15,300 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। सो आई थिंक बाउंसेस को यूटिलाइज करें एग्जिट करने के लिए। स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। कोई कॉन्ट्राबेट लेने की जरूरत नहीं है करंट लेवल्स पे। स्ट्रक्चर वीक है, और अगर ये 16,000 का लेवल भी होल्ड नहीं कर पाता है तो एक करेक्शन 15,500 तक भी आ सकता है। ठीक है, डिक्सन टेक को लेके ये व्यू, स्ट्रक्चर इसका वीक दिखाई दे रहा है। ओला इलेक्ट्रिक हमने देखा था इसी महीने में शुरुआत में कुणाल 70 रुपए के आसपास ओला इलेक्ट्रिक चला गया था। 40-41 रुपए से जो दौड़ इसने शुरू की, और उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे फंड्स ने बाइंग की थी ओला में। कुछ अच्छी न्यूज़ भी निकल के लेकर आई है इनकी व्हीकल्स को लेकर।
लेकिन फिर से हाल वही और रिवर्स गियर जो लगा है वो हट नहीं रहा है। ओला इलेक्ट्रिक अभी भी मान लीजिए कोई अगर गेंस में है 45-50 वाला इन्वेस्टर या ट्रेडर, क्या प्रॉफिट टेकिंग कर ले या फिर आपको लगता है कि नहीं गिरावट पर जल्दी ही ब्रेक लगने वाली है? आई थिंक ऐसे काउंटर में हम पहले भी कह चुके थे, आपके शो पे हमने डिस्कस किया था जब स्टॉक 64, 60, 62, 63 के आसपास ट्रेड कर रहा था और सभी लोग बोल रहे थे कि क्या हमें अभी भी होल्ड करना चाहिए, निकलना चाहिए। तो मैंने कहा था 64, 65 के आसपास आप निकल जाओ, कोई टॉप पकड़ नहीं सकता है। मुझे लगता है वहां से भी 65, 66 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग एक बार होनी चाहिए। वहां से स्टॉक आपको हायर लेवल्स पे 71 तक गया था, बट अगर आप निकल गए रहते तो ये पूरा गेन आपको मिला रहता। एंड फिर वापस फ्रेश बाइंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी लोग ढूंढ रहे थे, जहाँ पे स्टॉक 56 से लेके 60 तक के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। सो वहीं वहीं पे भी मेरा कहना था कि अभी भी वापस स्टॉक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है। जब तक 62 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक व्यू साइडवेज का रहेगा और वहां से हम देख रहे हैं कि स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। अब जो लोअर लेवल से होल्ड कर रहा है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करके काम करिए, क्योंकि अभी सपोर्ट के आसपास है। 51 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 51 टूटता है तो फिर लॉन्ग पोजिशन को एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, 51 का लेवल अगर टूटा तो लॉन्ग की पोजीशन से आपके लिए निकल जाने की सलाह है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर से। हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकिंग वाले जो शेयर है ना वो बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले शेयरों में, ऑटो शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग और गहराती हुई दिख रही है। सपोर्ट आज सिर्फ 2-3 खेमे से है। सरकारी बैंक, इसके अलावा ऑयल एंड गैस और कुछ हद तक रियल एस्टेट शेयर ये बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन विद इन मिड कैप बास्केट एक शेयर ऐसा है, मिड कैप नहीं स्मॉल कैप कंपनी है, तो वैस्कॉन इंजीनियर्स मल्टी बैगर ये रही है। अगर आप 5 साल में देखेंगे तो करीब करीब आपके पैसे को 6-7 गुना इसने करके दिया है। लेकिन आज इसमें रिन्यूड इंटरेस्ट बन रहा है और ये शेयर करीब 10% ऊपर कारोबार कर रहा है। ये रीजन क्या है इस तेजी के, ये जरा समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या वजह है वैस्कॉन इंजीनियर्स में इस शानदार तेजी के पीछे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले जो है वैस्कॉन इंजीनियरिंग स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन एक बहुत बड़े ग्रुप अदानी ग्रुप के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है। अदानी इंफ्रा जो आम है उनके साथ जो है इन्होंने बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट का 5 साल का एमओयू साइन किया है। इसको अर्ली इंगेजमेंट मॉड्यूल कहते हैं। और देखा जाए तो मुंबई के प्रोजेक्ट्स के लिए जो है डिज़ाइन स्टेज के जो है एक्सक्लूसिव काम जो है ये करने वाले हैं। डील के मुताबिक जो है वैक्सन की बात करें तो यहाँ पे सालाना टर्नओवर में 30% टर्नओवर उछाल आएगा। तो स्मॉल कैप के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, हालांकि अदानी ग्रुप के लिए बहुत छोटा न्यूज़ रहेगा। डील के लिए जो है वैस्कॉन को सालाना टर्नओवर में 30% से ज़्यादा उछाल आएगी। और करार के तहत मुंबई के 3 प्रोजेक्ट्स की जो है यहाँ पे ओवरऑल जो है मोमेंटम देखने मिलेगी। और 3 प्रोजेक्ट्स में लगभग 13.15 बिलियन के जो वर्ग फुट के डेवलपमेंट जो है होने वाली है स्क्वायर फुट की। और सभी प्रोजेक्ट्स में जो है संभावना है प्रदर्शना सालाना समीक्षा होगी। वही वैस्कॉन की अगर लक्ष्य की बात करें तो वित्त साल 2027 तक 4000 करोड़ के ईपीसी ऑर्डर का लक्ष्य है। वही वित्त साल 27 में 2500 करोड़ तक के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य है। और कंपनी 13 शहरों में काम ऑलरेडी कर रही है। 3000 करोड़ का ऑर्डर बुक यहाँ पे देखने मिला है। वैस्कॉन की अहम प्रोजेक्ट्स में भी अगर नज़र डाल देते हैं, अदानी ग्रुप तो है ही, इसके अलावा जो है मेडिकल कॉलेज, कैप जेमिनी आईटी पार्क, वेदांता की टाउनशिप, पुणे के पुलिस स्टाफ क्वार्टर्स और हॉस्पिटल जो मोशी में है, ये सब रेंज कर रहे हैं 300 से लेकर 600 करोड़ तक एक एक करके जो है इन ओवरऑल प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स को भी मालामाल किया ये स्टॉक ने। एक महीने में स्टॉक 30% से ज़्यादा की रिटर्न्स दी है। वही एक साल में आंकड़ा थोड़ा फ्लैट रहा है और 5 साल में 603% का रिटर्न जो है आपको देखने मिला है। तो ऑफकोर्स एक मल्टी बैगर भी है और बड़े से बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के साथ इनके अब टाई अप्स हो रहे हैं। और आज भी देखें तो एक अच्छी सॉलिड अपमूव वैस्कॉन इंजीनियर्स में देखने मिल रही है। ठीक है, तो एक बड़ा करार है और कहीं ना कहीं इनके लिए फिर ऑर्डर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी हो जाएगी। इसके चलते शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। एक क्विक व्यू चाहिए आपका कुणाल वैस्कॉन पर। आपको लगता है कि ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? वैस्कॉन इंजीनियरिंग आप देखोगे तो काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है। वीकली पे अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो जो 55 का सपोर्ट जोन है वो उसने होल्ड किया है, वहीं से रिवर्सल बताया है स्टॉक ने। तो अगर कोई होल्ड कर रहा है ऑलरेडी तो 55 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखे, उसके नीचे अगर टूटता है तो वापस सेलिंग प्रेशर आ सकता है। हाई लेवल्स पे अगर 55 ये होल्ड करते रहता है तो जो नेक्स्ट लेवल हायर साइड पे दिखाई दे रहा है वो है 75, 77 का। सो 55 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए जो ऑलरेडी लॉन्ग कर रहे हैं। अगर आप फ्रेश लॉन्ग कर रहे हैं तो भी 55 का स्टॉप लॉस रखिए। हाई लेवल्स पे अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो 75, 77 तक के टारगेट्स आ सकते हैं वैस्कॉन इंजीनियरिंग। 75 से 77 रुपए का टारगेट वैस्कॉन इंजीनियरिंग में आ जाएगा। 55 रुपए पर आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। आप चाहें तो नई
पोजीशन भी तेजी की इनिशिएट शेयर में कर सकते हैं। और शो के आखिर में करेंगे निवेश की बात और जोड़ेंगे मिड कैप के महारथी को। और मिड कैप के महारथी के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, फिर से एक बार आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए, आपने मिड कैप के लिस्ट से आज कौन से शेयर को निकाला है और क्यों बुलिश हैं आप उस पर? धन्यवाद अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूँ, जो भी निवेश लायक रणनीति हम बताने वाले हैं वो हमारे रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई वित्तीय निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो वित्तीय क्षेत्र की निजी क्षेत्र में एक छोटी स्मॉल पेमेंट बैंक है, मझौली कंपनी, एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड। इसको हमने आज पसंद किया। इसको पसंद करने का कारण ये है अभिषेक भाई कि जिस प्रकार से हमारा अनुमान है कि आने वाले भविष्य में ऋण की मांग बढ़ेगी और ऋण की मांग बढ़ते हुए इनकी लोन बुक ग्रोथ होगी, उसके साथ साथ जो मात्रा में वो ऋण देते हैं उसका जो टिकट साइज हम जो बोलते हैं अभिषेक भाई, वो छोटी होती है, जिससे क्या होता है कि रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड रिटर्न जो है इंटरेस्ट, वो 90% या उसके पार होती है। तो एसेट्स मतलब ग्रॉस या नेट एनपीए बढ़ने की संभावना बहुत कम है। बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 850 का रखा है लंबी अवधि के लिए। शुरुआत करें और गिरावट पर जोड़ते जाए। ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हाल फिलहाल हमने देखा था कि तेजी इसमें ठीक ठाक हो रही थी और 731 रुपये का भाव है, 850 रुपये का टारगेट है, अवधि 12 महीने। और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जोड़ लीजिए। और कुछ अच्छे सॉलिड तर्क बताए हैं इसको बैक करने के लिए गौरांग सर ने। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, विशेष तौर से इस सेगमेंट के लिए। और कुणाल, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो में जुड़कर इंडेक्स को लेकर और स्टॉक्स को लेकर अपनी रणनीति हमारे और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, इस शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे और ब्रेक के बाद वक्त हो जाएगा आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करने की। जी हाँ, योर स्टॉक्स, एक छोटे से ब्रेक के बाद।